नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारी आरआरबी 2024 की विभिन्न परीक्षाओं के लिए जीके जीएस की दूसरी क्लास है, जिसमें आज हम देखेंगे भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज की वीडियो का टॉपिक है ऐतिहासिक स्रोत। आइए तो समय व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ कब माना जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, जब मानव ने चलना सीखा, जब मानव ने एक दूसरे से बातचीत करना सीखा, जब मानव ने लिखना सीखा, या जब मानव ने घर बनाकर रहना सीखा। तो याद रखिएगा, प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब से माना जाता है जब से मानव ने लिखना सीखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल हिस्टोरिकल पीरियड का आरंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन है 3 लाख ईसा पूर्व से, 3000 ईसा पूर्व से, 600 ईसा पूर्व से, या 667 ईस्वी से। तो याद रखिएगा, हिस्टोरिक पीरियड या ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व से माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिलता है कि लेखन, तांबा, कला या मिट्टी के बर्तन। तो याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां से लेखन के प्रमाण मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? ऑप्शन है 22 मार्च, 15 मई, 31 मार्च या 21 अप्रैल। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा 22 मार्च, या ऑप्शन में आपको 22 या 21 मार्च भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि हिंदी कैलेंडर के अनुसार कई बार तिथि एक दिन आगे या पीछे हो जाती है। तो 22 मार्च या 21 मार्च इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किसने इतिहास को प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास एवं आधुनिक इतिहास 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया था? यानी कि इतिहास को इन 3 भागों में किसने बांटा था? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास एवं आधुनिक इतिहास। ऑप्शन में है हेरोडोटस, सिरसो, प्लिनी या सेलेरियस। तो याद रखिएगा, सेलेरियस ने इतिहास को 3 भागों में बांटा था, प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक। और इस प्रश्न को आप चाहें तो स्टार मार्क करिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में है ऐतिहासिक स्रोत, भौगोलिक स्रोत, सामाजिक स्रोत या राजनीतिक स्रोत। तो आप सभी क्वेश्चन ही देख के समझ गए होंगे कि इसे ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। और यह प्रश्न लोको पायलट 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन दिया गया है, साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं। फिर है, पुरातात्विक स्रोत की तुलना में साहित्यिक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं। फिर है, साहित्यिक स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत दोनों एक समान प्रमाणित होते हैं। फिर दिया है, साहित्यिक स्रोत की तुलना प्रमाणिक स्रोत से नहीं की जा सकती। तो याद रखिएगा, साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं, क्योंकि साहित्यिक स्रोत वह होते हैं जिसमें आपको पुरानी किताबों या लिपियों में लिखा मिलता है, लेकिन पुरातात्विक स्रोत वह होते हैं जो कि आपको खनन के द्वारा अवशेषों के माध्यम से मिलते हैं, जो कि ज्यादा प्रमाणित माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? क्वेश्चन फिर से देखिएगा, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो याद रखिएगा, ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता? ऑप्शन है संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद या पुराण। तो याद रखिएगा, संहिता, ब्राह्मण एवं उपनिषद यह तीनों श्रुति ग्रंथ के अंग माने जाते हैं, लेकिन पुराण श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है कि जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है, और जो ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है या नहीं है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या महाभारत। तो याद रखिएगा, महाभारत यह दावा करता है कि जो महाभारत में दिया गया है
वही विश्व में है, और जो महाभारत में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है, यानी कि विश्व में नहीं है। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है जैनों का, बौद्धों का, सिखों का या हिंदुओं का? तो याद रखिएगा त्रिपिटक धर्म ग्रंथ बौद्धों का धर्म ग्रंथ है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जातक किसका ग्रंथ है? ऑप्शन है वैष्णव, जैन, बौद्ध या शैव? तो याद रखिएगा जातक भी बौद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संबंध के रूप में है? ऑप्शन है नागसेन, नागा अर्जुन, नागभट्ट या कुमारिल भट्ट? और याद रखिएगा मिलिंद पन्हो को ही मिलिंद के प्रश्नों के रूप में भी जाना जाता है, जो कि राजा मिलिंद एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य है, संबंध के मध्य है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? ऑप्शन है कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र या तिरुवल्लुवर का तिरुपकुलर? तो याद रखिएगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इसके अलावा यह रचनाएं भी याद रखिएगा, कालिदास की रचना है मालविकाग्निमित्रम, कौटिल्य की रचना है अर्थशास्त्र, वात्स्यायन की रचना है कामसूत्र और तिरुवल्लुवर की रचना है तिरुवल्लुकुलर। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन, राजनैतिक नीतियां, धार्मिक जीवन या सामाजिक जीवन? तो याद रखिएगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनैतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन दिया गया है अर्थशास्त्र, जो कि अर्थशास्त्र के रचयिता है कौटिल्य या जिनका सही नाम है विष्णुगुप्त। फिर है इंडिका, इंडिका याद रखिएगा मेगस्थनीज की पुस्तक है, पुराण और राजतरंगिणी? तो याद रखिएगा कल्हड़ की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा, और अष्टाध्यायी लिखी गई है पाणिनि के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है? ऑप्शन दिया गया है कौटिल्य, पतंजलि, कालिदास या भारवी? तो याद रखिएगा महाभाष्य के रचयिता हैं पतंजलि, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन है? ऑप्शन है पुष्पमित्र शुंग, गोमती पुत्र सतकर्णी, अग्निमित्र या चंद्रगुप्त? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा अग्निमित्र। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक है अग्निमित्र। और यह प्रश्न इस तरह भी पूछा जाता है कि अग्निमित्र के ऊपर कालिदास ने कौन सा नाटक लिखा है जिसका नाम है मालविकाग्निमित्रम, याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर को कालिदास की नगरी के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन दिया गया है कालिदास, बाणभट्ट, वाल्मीकि या वेदव्यास? तो याद रखिएगा हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, विक्रमार्कचरित की रचनाकार का नाम क्या है? विक्रमार्क चरित्र में याद रखिएगा राजा विक्रमादित्य की जीवनी के बारे में लिखा गया है, और ऑप्शन दिए गए हैं कल्हण, बिल्हण, वाल्मीकि या वेदव्यास? तो याद रखिएगा विक्रमार्क चरित्र बिल्हण द्वारा लिखा गया था, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? दोस्तों इस प्रश्न को आप करिएगा ट्रिपल स्टार मार्क, और याद रखिएगा चंद्रबरदाई द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। और यह प्रश्न इस तरह भी आता है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? ऑप्शन है नियाक्रस, एनासीक्रिटिस, एरिस्टोबुल्स या हेरोडोट्स? तो याद रखिएगा हेरोडोट्स, जिसे फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, ये सिकंदर के साथ भारत नहीं आए थे। इसके अलावा नियाकर्स,
सिकंदर का सेनापति था एवं एक इतिहासकार था। एनासीक्रिटिस एवं एरिस्टोबुल्स, यह तीनों सिकंदर के साथ भारत आए हुए इतिहासकार हैं और इन तीनों के नाम काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ऑप्शन है मेगास्थनीज, फाहियान, हैन त्सांग या इतिसंग। तो याद रखिएगा मेगास्थनीज वह विदेशी यात्री था जिसने सबसे पहले भारत का दौरा किया था या भारत आया था। इसके अलावा याद रखिएगा मेगास्थनीज 302 ईसा पूर्व में भारत आया था। और पूछा जाए किसके दरबार में आया था, तो याद रखिएगा सेल्यूकस निकेटस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनाकर मेगास्थनीज को भारत भेजा था। और मेगास्थनीज की पुस्तक के बारे में पूछा जाता है जिसका नाम है इंडिका। तो इतने पॉइंट याद रखिएगा। और सेल्यूकस निकेटस चंद्रगुप्त मौर्य का ससुर था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन में है अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या इंडिका। तो याद रखिएगा मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। और यह प्रश्न काफी पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जियोग्राफिका की रचना किसने की थी? ऑप्शन है हेरोडोटस, मेगास्थनीज, स्ट्रैबो या प्लिनी। तो याद रखिएगा जियोग्राफिका की रचना की थी स्ट्रैबो ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन है हिस्ट्रीज, नेचुरल हिस्टोरिया, जियोग्राफिका या जियोग्राफी। तो याद रखिएगा प्लिनी की पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्टोरिका। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। और हिस्ट्रीज लिखी थी या हिस्ट्रीज का नाम है द हिस्ट्रीज, हेरोडोट्स ने, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी की रचना किसने की थी? ऑप्शन है हेरोडोट्स ने, मेगास्थनीज ने, स्ट्रैबो ने या अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। तो याद रखिएगा पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी की रचना की थी अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, फाहियान कहां का निवासी था? ऑप्शन है भूटान, अमेरिका, चीन या बर्मा। तो याद रखिएगा फाहियान चीन का निवासी था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो याद रखिएगा फाहियान जो कि एक चीनी यात्री था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो याद रखिएगा हर्षवर्धन के समय में हैन सांग चीनी यात्री था जो कि वो भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया था? तो याद रखिएगा 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने पाल साम्राज्य को रूहमा कह के संबोधित किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? ऑप्शन है महमूद गजनबी, बलबन, अकबर या मोहम्मद बिन तुगलक। तो याद रखिएगा अल बरूनी मोहम्मद गजनबी के शासनकाल में इतिहासकार था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? ऑप्शन है मोरक्को, फारस, तुर्की या मध्य एशिया। तो याद रखिएगा इब्न बतूता मोरक्को से भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। तो याद रखिएगा इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत जिसका नाम था अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? ऑप्शन है देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय या सदाशिव राय। तो याद रखिएगा अब्दुल रज्जाक ने देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, देवराय द्वितीय जो कि विजयनगर के सम्राट थे। तो दोस्तों ये थी हमारी आरआरबी 2024 की विभिन्न परीक्षाओं के लिए हिस्ट्री की दूसरी क्लास। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। और अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और डेली रात में 9 बजे हमारी सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस की
सीरीज के अंतर्गत केमिस्ट्री की क्लासेस कंटिन्यू जारी हैं। तो अगर आपने वह क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एक बार उन क्लासेस को भी आप जरूर देखिएगा। जल्दी ही फिर हाजिर होता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।